गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। बेटा वीडियो क्वालिटी सही है? एक्सक्यूज मी सर, ये करण सैनी कौन से ब्रांच का बच्चा है? करनाल से है। अच्छा ठीक। तो बेटा मैंने जो वीडियो लेक्चर शेयर किया था लास्ट क्लास की जगह पे, उसको आप लोगों ने देख लिया है? तो वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, एक तो जूल थॉमसन इफेक्ट का डिटेल बताया गया है, उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में हीट इंजन का कंसेप्ट को स्टार्ट किया है। तो उसमें जूल थॉमसन इफेक्ट का जो डिस्कशन है, जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया हुआ है वीडियो लेक्चर, क्योंकि ऑब्जर्व किया, तो उसमें एक चीज जो है ना, वो एक इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना होगा, वहां पे गड़बड़ है, तो आप उसको नोट कर लो। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, तो उस कंडीशन में म्यू जेटी नेगेटिव लिखवाया हुआ है। आप जरा बताना क्या लिखवाया हुआ है, एक बार रिजल्ट बताना। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, इफ टी इज लेस देन टी आई, तो म्यू जेटी क्या लिखवाया हुआ है, नेगेटिव लिखवाया हुआ है या पॉजिटिव लिखवाया हुआ है? हाँ, पॉजिटिव लिखवाया हुआ है। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो पॉजिटिव लिखवाया हुआ है, और अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो नेगेटिव लिखवाया हुआ है। नहीं, ये नहीं लिखवाया है। ये कर्व मैंने ड्रॉ किया था, इस कर्व को देखो, म्यू जेटी और टी के बीच में कर्व था, तो ऐसा कर्व आपने ड्रॉ किया है, ऐसा कर्व आपने ड्रॉ किया है। अब यहां पे ये वाला जो टेम्परेचर है, इसको बोल रहे हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, ये इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। इधर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ग्रेटर है, और इधर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से लेस है। यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट वैल्यू 0, इसके ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, इसके नीचे वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो क्या है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर है तो म्यू जेटी पॉजिटिव है इस कर्व के हिसाब से, और अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से लेस है, मतलब यानी कि इधर देखो, तो म्यू जेटी क्या है, नेगेटिव। और अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है यहां पे, तो म्यू जेटी 0 है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया हो ना, ये इसमें गड़बड़ है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली जो कर्व ऑब्जर्व होता है म्यू जेटी और टी के बीच में,
कर्व ऐसा होता है, म्यू जेटी और टी के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करें तो ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। ये कर्व है, म्यू जेटी और टी के बीच में कर्व ऐसा है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, यानी कि ये रेंज, ये वाला टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस इज टीआई। तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो म्यू जेटी पॉजिटिव है, और जब टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, ये इस रेंज में आप देखो, तो म्यू जेटी नेगेटिव है। जब टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है तो म्यू जेटी 0 है। और जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? dt बाई dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, म्यू जेटी इज इक्वल टू dt बाई dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यहां पे जो dp है, dp ये हमेशा नेगेटिव है, dp इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो डिफिनीशन है जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, जूल थॉमसन इफेक्ट की, अगर आप उस डिफिनीशन को कंसीडर करो तो बोलते हैं कि व्हेन अ गैस इज मेड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, मतलब गैस को हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर ले जा रहे हैं तो फाइनल प्रेशर कम है और इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए डीपी जो होगा, चेंज इन प्रेशर, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो डीपी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जैसे आप यहां पे देख रहे हो म्यू जेटी नेगेटिव है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट इस रेशियो के बराबर है। अब इसमें आप देख रहे हो डीपी हमेशा नेगेटिव है, तो अगर हमें इस पूरे को नेगेटिव चाहिए, म्यू जेटी अगर नेगेटिव चाहिए तो डीटी मस्ट बी पॉजिटिव। भाई देखो, डीपी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो डीपी अगर हमेशा नेगेटिव है और ये टर्म हमें ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो dt यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, और dt पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? dt पॉजिटिव होने का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो यहां पे हीटिंग टेक्स प्लेस, तो देयरफॉर हीटिंग टेक्स प्लेस। मैंने लिखवाया होगा कूलिंग, कूलिंग लिखवाया होगा, तो बेसिकली यहां पे हीटिंग ऑब्जर्व होती है, हीटिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, अब जरा इस केस को देखो। अब यहां पे क्या है? म्यू जेटी पॉजिटिव है, डीपी मैंने बोला डीपी इज ऑलवेज नेगेटिव, डीपी हमेशा नेगेटिव है, और ये रेशियो जो है ये पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब डीटी भी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, हीटिंग ही लिखवाया है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो सही है। तो इस केस में क्या होगा? म्यू जेटी पॉजिटिव है, तो डीटी जो है, डीटी इस केस में क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज डीपी हमेशा नेगेटिव है, तो डीटी भी नेगेटिव होगा, तब ये रेशियो पॉजिटिव आएगा। और डीटी नेगेटिव होने का मतलब है कि कूलिंग ऑब्जर्व होनी चाहिए, कूलिंग टेक्स प्लेस, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, तो कूलिंग टेक्स प्लेस। जबकि तीसरे केस में अगर आप देखो म्यू जेटी 0 है, तो म्यू जेटी 0 होने का मतलब कि dt 0 होना चाहिए, dt 0 होने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मींस नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था गैसेस स्टेट में, तो इन्वर्जन टेम्परेचर पे अगर गैस प्रेजेंट है तो गैस
जूल थॉमसन इफेक्ट के मीन टाइम ना तो हीटिंग दिखाता है ना कूलिंग दिखाता है, तो नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस को अगर हम कंसीडर करें तो उनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। कुछ ही गैसेस हैं जिनका इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो वो कौन सी गैसेस हैं जिनका इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है? तो आप नोट कर लो, नोट में लिख लो इस बात को। लिखो हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन are the gases whose inversion temperature is much below, whose inversion temperature is much less than room temperature, much less than room temperature, much less than room temperature। इसका मतलब है कि अगर आप इन गैसेस को कंसीडर करते हो तो इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर को अगर हम टी बोल रहे हैं, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर को हम टी बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो ये तीन गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर रूम टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन गैसेस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम है, यानी कि ये वाला केस होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला केस होल्ड करेगा। तो टेम्परेचर इज लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर, हाँ ग्रेटर देन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इनका बहुत कम है रूम टेम्परेचर से। अगर हम रूम टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये वाला केस होल्ड करेगा। तो ये केस होल्ड करेगा, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर इन गैसेस को जूल थॉमसन इफेक्ट में पार्टिसिपेट कराया जाए तो ये हीटिंग दिखाते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिख लो, ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट at room temperature, due to this fact at room temperature, due to this fact at room temperature, they show heating, they show heating during Joule Thomson effect, during Joule Thomson effect। अब यहां पे ये भी लिख लेना, इन जनरल gases, in general gases show cooling, in general gases show cooling at room temperature during Joule Thomson effect, at room temperature during Joule Thomson effect। ठीक है, तो ज्यादातर गैसेस जूल थॉमसन इफेक्ट के मीन टाइम कूलिंग दिखाते हैं।
अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं कैरनॉट हीट इंजन का कंसेप्ट आपको बताऊंगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने अब तक डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड मैं कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस expand isothermally and reversibly. 10 mole of ideal gas expand isothermally and reversibly from a pressure of 10 atmosphere, from a pressure of 10 atmosphere to 1 atmosphere, from a pressure of 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. आगे लिखो, what is the maximum mass, what is the maximum mass which can be lifted, what is the maximum mass which can be lifted through a height of 100 meter, through a height of 100 meter by the work done produced, by the work done produced, by the work done produced.
58.5 kg is correct answer. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन. तो W isothermal reversible is equal to minus 2.303 nRT log of 10 base P1 by P2. और इसी वर्क डन से हमसे पूछा जा रहा है कि क्या मैक्सिमम मास हम 100 मीटर तक लिफ्ट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू mgh. दिस इज इक्वल टू mgh. तो h यहां पे गिवन है 100 मीटर, m आपको निकालना है. तो अब आप वैल्यू को पुट कर दो, तो -2.303 इंटू n, तो यहां पे 10 मोल कंसिडर कर रहे हैं. आर वैल्यू को अगर हम जूल के टर्म्स में कंसिडर करें तो 8.314. टेम्परेचर यहां पे गिवन है 300 केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10 बेस P1 by P2. तो 10 एटमॉस्फेयर इनिशियल प्रेशर और 1 एटमॉस्फेयर फाइनल प्रेशर है, तो लॉग 10. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू जी हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय h 100 मीटर गिवन. तो यहां से सॉल्व करके m आ जाएगा. अब देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 100 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा. तो m को अगर हम कंसीडर करें log of 10 base P1 by P2, एनालिसिस करना है. वैसे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट हमें इसको मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करना है. जो वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैग्नीट्यूड वाइज कंसीडर करना है. ठीक है. तो ये माइनस साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड वाइज लो. तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो m यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो m आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 3. log 10 1 होता है, log 10 इज इक्वल टू 1. तो अब इसको सॉल्व कर लो, इतना किलोग्राम आ जाएगा. ये वैल्यू किलोग्राम के टर्म्स में आ जाती है, तो 58.5 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा. 58.5 किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, what is the final temperature of 0.1 mole of monoatomic ideal gas. What is the final temperature of 0.1 mole of monoatomic ideal gas that performs 75 calorie of work, that performs 75 calorie of work adiabatically, that performs 75 calorie of work adiabatically, calorie of work adiabatically, if the initial temperature is 227 degrees centigrade. If the initial temperature is 227 degrees centigrade,
आर वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, R इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। टू 250 Kelvin is correct answer. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल मोनोटॉमिक आइडियल गैस दैट परफॉर्म 75 कैलोरी ऑफ वर्क adiabatically if the initial temperature is 227 degree centigrade, R वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन अगर रिक्वायर्ड है तो यूज करेंगे। तो फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है और 75 कैलोरी का वर्क डन हो रहा है यहाँ पे। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, यानी कि Q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू W, डेल्टा U इज इक्वल टू W, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। तो आप इसको लिख सकते हो N इंटू CV, मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस के लिए CV 3/2R है, तो CV 3/2R मल्टीप्लाइड बाय TF माइनस TI। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो वर्क डन गिवन है 75 कैलोरी और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 75 इज इक्वल टू N वैल्यू यहाँ पे 10 इंटू 3/2, R वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय TF
माइनस TI 227 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। हाँ ठीक है 10 नहीं है, 0.1 है, 0.1। TF माइनस TI इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 500 केल्विन। अब यहां से सॉल्व करके, ठीक है, आप निकाल लोगे TF माइनस 500 इज इक्वल टू 250 आ जाएगा। तो TF आ जाएगा 750। TF आ जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है? TF 750 आ रहा है। इसमें क्या गड़बड़ हो रही है भाई? आंसर 250 गिवन है और ये आ रहा है 750 केल्विन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 750 गिवन है। आंसर 250 गिवन है और आ रहा है 750। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? सब कुछ तो ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू W NCV TF माइनस TI CV 3/2R N into 3/2R N 0.1 लिया हमने। 25/0.1 250 is equal to TF minus 500। तो W नेगेटिव बता रहे हैं। नेगेटिव कैसे? वर्क डन तुम नेगेटिव कैसे बोल रहे हो भाई? वर्क डन नेगेटिव कैसे ले रहे हो तुम? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन में तो खैर क्लियरली बोला नहीं है। What is the final temperature of 0.1 mole monatomic ideal gas that performs 75 calorie of work? Okay, that performs 75 calorie of work। ठीक है, परफॉर्म्स का मतलब वो इतना वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सही बोल रहे हैं ये हमें -75 लेना चाहिए इसको।
ये -75 लेना चाहिए क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए इसको माइनस लेना चाहिए। और अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा और तब ये आ जाएगा 250। बात समझ में आई? तो आंसर 250 ही होगा। एक और क्वेश्चन लिखो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CV गिवन है 5/2R। इसका CV गिवन है 5/2R। 1 mole of an ideal gas CV 5/2R at 300 Kelvin and 5 atmosphere, at 300 Kelvin and 5 atmosphere, at 300 Kelvin and 5 atmosphere is expanded adiabatically, is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atmosphere, to a final pressure of 2 atmosphere against a constant pressure of 2 atmosphere, against a constant pressure of 2 atmosphere, against a constant pressure of 2 atmosphere. Determine final temperature of the gas. Determine final temperature of the gas. Determine final temperature of the gas. नोट कर लो क्वेश्चन फिर से। 1 mole of an ideal gas CV 5/2R at 300 Kelvin and 5 atmosphere is expanded adiabatically. At 300 Kelvin and 5 atmosphere is expanded adiabatically to a final pressure of 2 atmosphere. To a final pressure of 2 atmosphere against a constant pressure of 2 atmosphere. Against a constant pressure of 2 atmosphere. और फिर आपसे पूछा है डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस।
गलत है। कौन सा रिजल्ट वैसे आप लोगों ने यूज किया? दोनों ने सेम आंसर निकाला है 75.88 केल्विन। तो आपने रिजल्ट कौन सा यूज किया है बताओगे? कौन सा रिजल्ट यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? टी टू द पावर गामा इंटू पी, ये गलत है। रिवर्सिबल प्रोसेस तो कहीं पे बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहीं भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात ही नहीं की गई है, तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस वाला रिजल्ट तो यूज ही नहीं कर सकते। कहीं भी ये थोड़ी बोला गया कि ये रिवर्सिबली, एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, तो आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वाला रिजल्ट नहीं यूज कर सकते। हाँ, पीड, ये जो रिजल्ट आप बता रहे हो इसी को यूज करना चाहिए। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होगा, एनसीवी डेल्टा टी। एंड डब्ल्यू को अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि ये आ जाएगा एनआर एनआर टी एफ अपॉन पी एफ, एनआर टी एफ अपॉन पी एफ माइनस एनआर टी आई अपॉन पी आई। यहां पे पीएफ और पी एक्सटर्नल बराबर है, पीएफ और पी एक्सटर्नल बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो एन सीवी पीएफ माइनस टी आई इज इक्वल टू माइनस, ये पी एक्सटर्नल कैंसिल हो जाएगा, तो एन आर माइनस एन आर, और आप इसको लिख सकते हो टी एफ पी आई माइनस पी एफ टी आई डिवाइडेड बाई पी आई। ये आप लिख सकते हो। और अब आप देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज जो है उनको पुट कर दो, तो CV 5/2R है, यहां पे R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2R इज इक्वल टू TF निकालना है, TF माइनस TI, TI 300 इज इक्वल टू माइनस R, ये भी कैंसिल हो जाएगा, TF निकालना है इंटू PI, तो PI है 5 एटमॉस्फेयर माइनस PF 2 इंटू TI 300 डिवाइडेड बाई PI 5। ये R से ये R कैंसिल हो गया। आप सिर्फ देखो TF अननोन है, निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके आप TF कैलकुलेट कर लोगे। हाँ, 248.5 केल्विन आता है। ये सॉल्व करके TF आप कैलकुलेट करोगे तो TF वैल्यू आ जाती है 248.5 केल्विन।
एक और क्वेश्चन लिखो। ये क्लियर हो गया ना सबको? ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया? चलो नोट करो बेटा। देखो, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस the pressure of gas is found to be, during an adiabatic process the pressure of the gas is found to be, the pressure of the gas is found to be proportional to, found to be proportional to the cube of, proportional to the cube of its absolute temperature, proportional to the cube of its absolute temperature. Determine gamma for the gas, determine gamma for the gas. मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी proportional to the cube of its absolute temperature. The pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. Determine the gamma for the gas. गामा फॉर द गैस आपको निकालना है। फाइव बाई टू आर था पिछले क्वेश्चन में। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? P अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख सकते हो, यानी कि P इंटू टी टू द पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखते तो
मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस t टू द पावर गामा इंटू p टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि p इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, p इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इधर गिवन है p इंटू टी टू द पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आ गया गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा। तो अब अगर आप देखो तो 2 गामा इज इक्वल टू 3, तो गामा इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन लिखो। A cyclic process ABCD, a cyclic process ABCD is shown in PV diagram. A cyclic process ABCD is shown in PV diagram for an ideal gas. A cyclic process ABCD is shown in PV diagram for an ideal gas. ये डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम बना लो। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। A to B, B to C, C to D and D to A, ये गिवन है पीवी डायग्राम। आगे लिखो। Which of the following diagram represent the same process? Which of the following diagram represent the same process? चार ऑप्शन गिवन है। ये है
A, B, C, D. थर्ड ऑप्शन गिवन है A, B, C, D. मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है साइक्लिक प्रोसेस ABCD, ये ABCD साइक्लिक प्रोसेस है, इज शोन इन PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, ये डायग्राम गिवन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, अब इसके बेसिस पे बता आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ये फॉलोइंग डायग्राम की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस को इनमें से कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। दीक्षांत, तुमने कैसे बोला ये बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, एक्सप्लेन करोगे? यस सर। सब में वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ही है। हाँ, एक्सप्लेन करो बेटा दीक्षांत कैसे। सर C2D आइसोकोरिक प्रोसेस है। C2D आइसोकोरिक है, ओके। तो सर इनमें से देख लेंगे B और C बचे जो आइसोकोरिक है। बी और सी आइसोकोरिक है, वेरी गुड। तो सर उसमें अब जो हमें ग्राफ दे रखा क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन देख लेंगे क्लॉकवाइज है या जो चेंज हो रहा है। वो कैसे देख लोगे? सर जैसे ये एरो दिखा रखे हैं कि A to B, B to C, C to D फिर D to A। ए टू बी, ए टू बी जो है वो आइसोबारिक है। सर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और डायरेक्शन भी देखो ना, आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो इससे क्या समझ में आया? सर मैंने तो ये डायरेक्शन देख के करा था B। अरे तो क्या जादू किया था वो तो बता। मतलब जैसे डायरेक्शन वहां है वैसे डायरेक्शन इधर भी होना चाहिए। सर जैसे C to D सेम डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वैसे ही उसी प्रोसेस में C to D आना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, कमाल है भाई। देखो कुछ तो इन्होंने दिमाग लगाया और उसके बेसिस पे दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया। ये सही है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकते। ठीक है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी या सी में से एक होना चाहिए। अब क्या होगा वो देखो, जैसे ए टू बी आप यहां पे क्या देख रहे हो, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखो प्रेशर कांस्टेंट है
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं तो मान के चलेंगे कि फिक्स है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो ए टू बी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब इन दोनों में देखो ए टू बी, यहां पे आप देखो टेम्परेचर कम हो रहा है ए टू बी, और इसमें ए टू बी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो स्टेप बाय। ए टू बी आपने क्या देखा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। ठीक, अब बी टू सी अगर आप देखो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप देखो इधर लाइन जो है वो वर्टिकल दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो बी टू सी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, अब जरा देखो सी टू डी। सी टू डी क्या हो रहा है, सी टू डी ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक है यानी कि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर को हम कम, तो एमेंटन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर कम करने पे टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमने प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं सी टू डी यहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है। सी टू डी देखो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं डी टू ए। डी टू ए आप देखो ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, कंप्रेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम जो है अगर यहां पे कंसीडर किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए। तो वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए इस प्रोसेस को एग्जैक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक पीवी डायग्राम गिवन है, आपसे वीटी डायग्राम, उसी का वीटी डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, या वीटी डायग्राम गिवन है तो आपको आपसे उसका पीवी डायग्राम पूछ सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। थोड़ा बाहर में बंदरों का आतंक है तो नोट करो, रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, पीवी टू द पावर एन, पीवी टू द पावर पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट।
इसको हम बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बेसिकली जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एक स्पेशल केस है रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस is a special case. Reversible adiabatic process is a special case of reversible polytropic process. Reversible polytropic process. Reversible adiabatic process is a special case of reversible polytropic process because यहां पे ये जो n है बेटा, ये n कोई भी वैल्यू को एक्वायर कर सकता है, बिकॉज n कैन बी पॉजिटिव, n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, कुछ भी हो सकता है। जबकि अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो n जो है वो क्या हो जाएगा, गामा के बराबर। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो n होगा वो गामा के बराबर होगा, और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो गामा वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो जो n वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए आप यहां पे देखो कि गामा कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को ही एक्वायर करता है, जबकि n जो है, n वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसलिए जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही स्पेशल केस होता है। अब इसमें देखो, इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे सबसे कॉमन है क्वेश्चन कि जैसे एक रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो गैस इन्वॉल्व है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो आप इस बात को नोट करो, सीधे रिजल्ट बता रहा हूं, लिखो मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, molar heat capacity of the gas involved in reversible polytropic process. Molar heat capacity of the gas involved, molar heat capacity of the gas involved in reversible polytropic process, in reversible polytropic process is, in reversible polytropic process is C is equal to C या Cm बोल सकते हो, M stand for molar, तो Cm is equal to Cv या Cvm बोल सकते हो, molar heat capacity at constant volume। तो Cm is equal to Cvm plus R upon 1 minus N। N क्या है, ये जो एक्सपोनेंट है वॉल्यूम के ऊपर उसी को n बोल रहे हैं। Cm is equal to Cvm plus R upon 1 minus n। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Cm is equal to Cv क्या होता है, R upon गामा माइनस 1, तो R upon गामा माइनस 1 प्लस R upon 1 minus n। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इन्वॉल्व्ड इन रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस Cm इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस n। n क्या है, n ये एक्सपोनेंट है, वॉल्यूम के ऊपर जो एक्सपोनेंट आप कंसीडर कर रहे हो ये है n। ठीक है, तो
एक क्वेश्चन आप जरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नोट करो। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी, calculate the molar heat capacity of a monatomic gas, calculate the molar heat capacity of a monatomic gas for which the ratio of pressure and volume, for which the ratio of pressure and volume is equal to 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, calculate the molar heat capacity of a monatomic gas for which the ratio of pressure and volume is equal to 1। मोनोटॉमिक गैस की मोलर हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, जिसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो 1 के बराबर है। आर के टर्म्स में बताओ, इन टर्म्स ऑफ आर। टू आर इज करेक्ट आंसर, 2R इज करेक्ट आंसर। देखो यहां पे बोल रहे हैं कि P बाई V इज इक्वल टू 1, ठीक है, P बाई V इज इक्वल टू 1, मतलब PV टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 यानी कि कांस्टेंट। एक तरीके से PV टू द पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये गिवन है। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप n को देखो तो n इज इक्वल टू -1 है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो n वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और n अगर -1 आ गया तो मोलर हीट कैपेसिटी आपको निकालनी है, तो ये आ जाएगा R अपॉन गामा -1। तो इसके लिए गामा वैल्यू है 5/3 मोनोटॉमिक गैस के लिए, 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस -1, तो 1 + 1। तो अब आप देखो 5/3 -1 ये आ गया 2/3, तो 3/2R, 3/2R प्लस R/2, तो ये 4/2R आ गया, यानी कि 2R। तो आंसर है 2R। तो बस इसमें आपको ये देखना होगा कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें एक्सपोनेंट क्या है, n वैल्यू क्या है। n वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो फिर ये वाला रिजल्ट यूज करके आप मोलर हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वैरायटी जो दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन लिखो, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas is carried through 1 mole of an ideal gas through the reversible cyclic process, the reversible cyclic process
as shown in figure, as shown in figure. ये डायग्राम गिवन है यहाँ पे। ये पीवी डायग्राम यहाँ पे गिवन है। इस एक्सिस पे प्रेशर और इस एक्सिस पे वॉल्यूम। ए बी सी, ये वैल्यू है 1 लीटर, ये है 2 लीटर, ये है 1 बार और ये है 4 बार। A to B, B to C, C to A, ये गिवन है। अब आगे नोट करो, लिखो द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल is, the maximum temperature attained by the gas during the cycle is, ये 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 7/6 आवर, सेकेंड ऑप्शन 12/49 आवर, थर्ड ऑप्शन 49/12 आवर, एंड फोर्थ ऑप्शन 4/hour। आपको बताना है इस पूरे साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या अटेन होगा। तो पहले तो ये पता करो कि कहां अटेन होगा। ए टू बी क्या हुआ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ए टू बी, ए टू बी प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। ए टू बी टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा सी टू ए, सी टू ए C2A डिक्रीजेस। भाई अगर C2A देखो तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है
वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब C2A टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर या तो ये बी पे होगा या यहां हो सकता है। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है इस केस में। भाई आप इसको ना तो आप आइसोथर्मल बोल सकते हो, ना आप इसको एडियाबेटिक बोल सकते हो, ना आप इसको आइसोबारिक बोल सकते हो, ना आप इसको आइसोकोरिक बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला जो B2C जो पाथ है ये कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है। तो क्या पता ऐसा हो रहा हो कि कुछ दूर तक टेम्परेचर बढ़ा हो उसके बाद फिर कम होने लगा। ठीक है, तो या ये हो सकता है कि लगातार डिक्रीज हुआ हो टेम्परेचर। तो ये तो कंफर्म है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर ये B2C वाला जो कर्व है इसी पे कहीं अचीव होगा, उसमें B और C भी इंक्लूडेड है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पे इसी कर्व के ऊपर कहीं अचीव होगा, होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है B2C, पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो P और V के टर्म्स में। और यहाँ पे 1 मोल आइडियल गैस है, तो 1 मोल आइडियल गैस है तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। तो PV इज इक्वल टू nRT में N 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT। तो वहां से आप P को इन टर्म्स ऑफ V कन्वर्ट कर सकते हो, P को इन टर्म्स ऑफ V लिख सकते हो, और फिर आप उसको वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेशन आएगा और आपको टेम्परेचर निकालना है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू। तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए आपको टेम्परेचर वैल्यू पता चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला काम क्या करना है आपको, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, P और V के टर्म्स में लाइन की इक्वेशन मिलेगी, और फिर P की जगह पे आ जाएगा RT बाई V, क्योंकि N वैल्यू 1 है, तो P इज इक्वल टू RT बाई V। तो P की जगह पे RT बाई V पुट करके आपको वो पूरा एक्सप्रेशन T और V में मिल जाएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो मतलब टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपको टेम्परेचर चाहिए तो आप उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। वॉल्यूम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके आप उसको जीरो पुट करोगे। जीरो पुट करोगे तो V की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब वो जो V की वैल्यू आपको मिलेगी उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो डबल डिफरेंशिएट करके आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कल के क्लास में इसका सोल्यूशन बताऊंगा। और फिर कल हम लोग जो है कैरनॉट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। ओके बेटा।